दोनों के उत्पादन से, यानी कोयला और चमड़ा दोनों का उत्पादन, बिल्कुल बूढ़ी क्रांति कोयला और चमड़ा दोनों के उत्पादन से जो क्रांति है वो कौन सा है? बूढ़ी क्रांति है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम के उत्पाद से। गोल्डन क्रांति बागवानी से है, ठीक है ना, जिसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। धूसर क्रांति अभी बताए सीमेंट उद्योग से, ठीक है ना। धूसर क्रांति का संबंध किससे था? सीमेंट उद्योग से, ठीक है ना। आगे आपको बताना है एक ऐसा धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? बिल्कुल सही है, हॉट करेंसी है, ठीक है ना। देखिए जिसका प्रवाह जो है ना, जो सब लेने के लिए एक्सेप्ट करता है, जो सब कहता है कि ठीक है हमको दे दीजिए, वैसे करेंसी को क्या कहते हैं? हॉट करेंसी कहते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? हाँ, जो जिसको लेने के लिए सब लोग राजी ना हो, ठीक है ना, हाँ वो सॉफ्ट करेंसी हो जाता है। चलिए आपको प्लास्टिक मनी के बारे में तो जानते ही हैं, क्या है? क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल था? असहयोग आंदोलन, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। सरकारी पदों का त्याग, सरकारी जो कर्मचारी थे वो त्याग दे रहे थे, विदेशी माल का जो है बहिष्कार किया जा रहा था, और अदालतों वकील के द्वारा भी बहिष्कार किया है, वरिष्ठ भी इसका बहिष्कार कर रहे थे, किसका? अंग्रेजी सरकार का, और असहयोग आंदोलन के टाइम पे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? बिल्कुल सही है, 6 अप्रैल 1930 को, और स्टार्ट आपको पहले से पता है 12 मार्च 1930 को। कौन सा ये मार्च था? तो दांडी मार्च था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये दांडी मार्च? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। आगे आपको बताना है चौरी चौरा की घटना किस तिथि को स्टार्ट हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है ना। 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर, नवंबर, ठीक है ना। और 30, 31, 32 तो सबको याद रहता है। बताइएगा तो पूना समझौता जो हुआ था ये किस तिथि को हुआ था? 1932 में। 1932 में तो हुआ था 24 सितंबर को हुआ था, बिल्कुल सही है, 24 सितंबर को हुआ था, ठीक है ना, 24 सितंबर को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जैसे ही वर्धा कन्वेंशन में जो है सो कन्वेंशन में वो पारित हुआ था कांग्रेस के द्वारा भी, उसी समय से उसको चालू माना जाता है, ठीक है ना। और ऑपरेशन जीरो आवर किस तिथि को लाया गया था? 8 अगस्त को ही रात में ही लाया गया था, ठीक है ना। 8 अगस्त को ही रात में ही लाया गया था, ठीक है ना। बताइए तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में बंद किया गया था? अल्मोड़ा जेल में, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। जो अल्मोड़ा जेल कहां पे पड़ता है, किस राज्य में वर्तमान में? उत्तराखंड में ना, ठीक है ना। और बताइएगा इसी के तहत जो है उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, जिनका नाम था अबुल कलाम आजाद, उनको किस जेल में बंद किया गया था? बांकुरा जेल में, बिल्कुल सही है। बांकुरा जेल पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में, ठीक है ना, पटना में बिहार में पड़ता है, बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। और साथ साथ बताइएगा बिहार के उस समय शीर्ष के नेता थे जयप्रकाश नारायण, इनको हजारीबाग जेल में, ठीक है ना, हजारीबाग जेल में। और कौन बच गए? और बच गए आपको महात्मा गांधी को किस जेल में किया गया था? आगा पैलेस में, ठीक है ना। और इनके साथ साथ क्या हुआ? सभी को नजरबंद ही किया गया था, ठीक है ना, आगा खा पैलेस में, ठीक है। जितने भी जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री पर कोई अगर चार्ज लग जाएगा तो उनको जेल में थोड़ी ना, उनको कहीं पे नजरबंद किया जाएगा ना। चलिए आगे आपको बताना है आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ये कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। बताइएगा तो भारत में सबसे पहले अस्थायी भारतीय किस नेता के द्वारा सबसे पहले जो है विदेश में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था? किसके द्वारा? ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। हाँ, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। बताइएगा तो किस वर्ष किया गया था ये? 1915, बिल्कुल सही है, 1915 में किया गया था, ठीक है ना। और इसमें बताइएगा इसमें प्रधानमंत्री के रूप में बरकतुल्लाह को चुन लिया गया था। बताइएगा तो राजा महेंद्र प्रताप को कौन सा देश सहयोग किया था? काबुल में जर्मनी सहयोग किया था, ठीक है ना। कहां पे हुआ था? तो जर्मनी, ये काबुल में हुआ था। सिंगापुर ने काबुल में
काबुल में हुआ था, ठीक है ना। अफगानिस्तान काबुल में समांतर सरकार की गठन होती है 1915 में। बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री होते हैं, राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में होती है, जिसको सहयोग कौन सा देश करता है? जर्मनी देश करता है। चलिए आगे आपको ध्यान देना है, बताइएगा तो सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829 में किया गया था। किस नियम के तहत किया गया था? नियम 17 के तहत किया गया था, ठीक है। नियम 17 का किया गया था, 1829 का नियम था ये। आगे आपको बताना है, बहादुरों द्वारा विरोध को कुचलने के का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन को, बिल्कुल सही, लॉर्ड एल्गिन और प्रथम याद रखिएगा, ठीक है ना, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। आगे आपको बताना है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल था? बिल्कुल सही है, पाल राजपूत और प्रतिहार, ठीक है ना। पाल प्रतिहार राजपूत तीनों जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। चलिए आगे आपको बताना, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिला है, इसमें से शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? जो आज तक चल रहा है, अभी तक नहीं चलता है, उत्तर दिशा में रखा जाता है, उत्तर दिशा में, ठीक है ना, उत्तर दिशा में। बताइएगा तो ठीक है, बताइएगा इसका कारण क्या दिया गया, ठीक है ना। जो उत्खनन, बिल्कुल सही है, उधर जो है ना चुंबक क्षेत्र, उत्तर की दिशा में चुंबक क्षेत्र होता है, और बाद में चल करके जो उत्खनन करता थे वो इसका तर्क यह दिए कि हो सकता है उस समय में, जैसे अभी डॉक्टर से आप क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर नाप करके 0 आ जाता है तो बोल देते हैं कि मृत है, लेकिन उस समय में तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो संदेहास्पद मृत्यु जब होती थी, जब लोगों को पता नहीं चलता था कि मृत्यु हुई, तो उसको उत्तर दिशा सर करके लेटा देते थे, जो अगर मृत्यु नहीं होगी हुई होगी तो फिर से ये जीवित हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है हम लोग के शरीर में जिसमें लोहा होता है, और लोहा खींचता है कौन? मैग्नेटिक पोल खींचता है, मैग्नेटिक पोल किधर है? ज्यादा उत्तर दिशा के। चलिए आगे आपको बताना, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? दो में विभाजन हो गया था, चतुर्थ में हो गया था, ठीक है ना। पूर्ण रूप से जो विभाजन हो गया था 2 संप्रदाय में, वो चतुर्थ में संगति में हो गया था। तो बताइएगा चतुर्थ संगति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तीसरा था वसुमित्र के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा, ठीक है ना, वसुमित्र के द्वारा। क्या हुआ? और उपाध्यक्ष कहे या फिर चीफ गेस्ट कहे, ठीक है ना, पहला बौद्ध संगति था जिसमें एक गेस्ट को बुलाया गया था, उस गेस्ट का नाम क्या है? अश्वघोष, ठीक है ना, अश्वघोष नाम था, या फिर उनको उपाध्यक्ष के रूप में भी कई बुक वर्णित करता है। आगे आपको बताना है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है ना, ऋजुपालिका नदी के तट पे। चलिए आगे आपको बताना, आजीवक संप्रदाय, हाँ, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मकलीपुत्र गोसाल है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, मुगल काल में मुत्सहिद कौन होता था? कैसा अधिकारी होता था मुत्सहिद? ये आचरण अधिकारी होता था, ठीक है ना, मुहत्सिब बोलते हैं, मुहत्सिब, ठीक है ना, ये आचरण अधिकारी होता था। बताइएगा तो दीवान अर्ध जो है, जो बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये किस प्रकार की विभाग थी? तो सैन्य विभाग थी, याद रखिएगा, दीवान अर्ध बलबन, ठीक है ना, सैन्य विभाग। आगे आपको बताना है, अकबर के दरबार में जो है, बताइएगा तो इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? बशावन था, ठीक है ना, और इसके साथ साथ बसवंत भी इसी के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, नरौरा जो है, ये परमाणु गृह जो है, ये किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बताना है, काकरापाड़ा गुजरात में, तारापुर कुडाईकुलम तमिलनाडु में। चलिए आगे आपको बताना है, बताइएगा तो अभी वर्तमान में हाल ही में चर्चा में रहा है कि भारत स्वदेशी तरह से जो है, अपने स्वदेश के टेक्नोलॉजी से जो है सो परमाणु गृह का जो है सो मशीन बनाया है, ठीक है ना। उसको सबसे पहले किस परमाणु गृह में फिट किया जाएगा? बिल्कुल, काकरापाड़ा, गुजरात के काकरापाड़ा में, ठीक है ना। स्वदेशी निर्मित जो पहला जो परमाणु संयंत्र है वो फिट कहां पे कर रहा है? तो काकरापाड़ा गुजरात में कर रहा है। काकरापाड़ा किस नदी के तट पे है? ताप्ती नदी के तट पे है, ठीक है ना। सूरत राज्य में इसी नदी के तट पे बसा हुआ। आगे आपको बताना है, 38वीं समांतर रेखा जिन देशों के बीच सीमा बनाती है, उत्तर और दक्षिणी कोरिया के मध्य बनाती है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, पालक जो है किस विटामिन का स्रोत है? पालक विटामिन ए का स्रोत है। और केला बताइएगा तो विटामिन बी, आंवला विटामिन सी का। चलिए खट्टा फल जितना भी होगा सब विटामिन सी का होता है, ठीक है ना, विटामिन बी का केला हो जाएगा। आगे आपको बताना है, अभी क्वेश्चन हुआ था, तारे के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? गैलेक्टिक इकाई का, ठीक है ना, गैलेक्टिक इकाई का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर कभी भविष्य में पूछा जाए कि गैलेक्टिक इकाई किसकी मात्रक है, तो क्या बोलेंगे? दूरी की इकाई है, दूरी की, ठीक है ना। दो तारा है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस मापेंगे वो किस यूनिट में मापेंगे? तो गैलेक्टिक इकाई में मापते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है,
धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन सा है? लिथियम है, ठीक है ना। बताइए तो सबसे मजबूत धातु कौन सा होता है? सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर नहीं, प्लेटिनम नहीं होता, प्लेटिनम तो बहुत हल्का, बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना। क्रोमियम सबसे जो है ना कठोर धातु जो है सबसे ज्यादा कौन होता है? तो क्रोमियम होता है, ठीक है ना। और सबसे मजबूत की बात आए तो कौन सी धातु होती है? टंगस्टन होती है, ठीक है ना। इसी के लिए हथौड़ा, जो आदर्श हथौड़ा जो बनाया जाता है, आइडियल हैमर, वो किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का ही बनाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे आपको बताना है, अलकनंदा अगर मंदाकिनी के साथ संगम बना रही है तो ये कौन सा संगम होगा? कौन सा प्रयाग होगा? रुद्र प्रयाग होगा, ठीक है ना। और अलकनंदा अगर हाँ भागीरथी के साथ बना रहा है तो देव प्रयाग, ठीक है ना। कर्ण प्रयाग बताइएगा किसके किसका संगम है? पिंडार के साथ। अलकनंदा जो है पिंडार के साथ जब संगम बनाती है तो कर्ण प्रयाग हो जाती है, ठीक है ना। और बताइए तो नंद प्रयाग का हाल में चर्चा में रहा है, नंद प्रयाग कौन कौन दोनों? नंदाकिनी और अलकनंदा। नंदाकिनी और अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा जो है कभी चेंज नहीं होगी, वो सीधी दिशा में बहती आ रही है, बीच बीच में जो नदी मिलती जा रही है संगम बनते चला जा रहा है। चलिए आपको आगे बताना है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। बांधवगढ़, बांदीपुर, सिमलीपाल, नांगरहोल कर्नाटक में। नागरहोल शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय के द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा ही बसाया गया था, ठीक है ना। नांगलपुर शहर जो है, और कोलकाता शहर बताइएगा तो जॉर्ज चर्नॉक के द्वारा बसाया गया था। चलिए आगे आपको बताना है, रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में? प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। बताइएगा तो घर्षणात्मक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए कृषि के क्षेत्र में, बताइए, देखिए 2-3 प्रकार का बेरोजगारी होता है, वो बोलते हैं, एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। किस क्षेत्र में? औद्योगिक नहीं, जो विकासशील या विकसित क्षेत्र होता है ना, उसमें घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, हाँ जो भी विकसित सेक्टर है ना उस क्षेत्र में पाया जाएगा। सबसे पहले देखिए मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में, ठीक है ना। प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में, ठीक है ना। और शहरी क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी पाया जाएगा? तो अभी बताए वो भी डेवलप है, यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है ना, घर्षणात्मक बेरोजगारी। उसके बाद चलिए आगे आपको बताना है, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। बताइएगा तो संविधान में जो है प्रस्तावना को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यह प्रस्तावना को लिखा कौन था? मोतीलाल नेहरू लिखे थे, ठीक है ना। प्रस्तावना को जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? मोतीलाल नेहरू लिखे थे, ठीक है ना। प्रस्ताव ठीक है ना, उसी में लिखा था, उसी पे धीरे धीरे संशोधन होकर आगे बढ़ता चला गया। चलिए आगे आपको बताना है, बाल बताइएगा तो बता देते हैं, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी का अधिकारी था? बाल हत्या प्रथा जो है किस प्रेसिडेंसी में? नहीं, बंगाल में, ठीक है ना। बाल हत्या प्रथा जो सबसे ज्यादा किस प्रेसिडेंसी में ये प्रमुख था? तो ये कहा था? तो बंगाल में था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र का संबंध मौलवी अब्दुल्ला सिंधी के से संबंधित है, ठीक है ना। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे ही जो है सो संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना। बताइए तो भारत में कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में। डेट की बात करें तो 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, गौतम बुद्ध ने कहां पे भिक्षुणी को मतलब स्त्री को प्रवेश दिया था बौद्ध धर्म में? वैशाली में दिया था। बताइए तो बहुत प्रचलित योजना रही थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य किस चीज से था? किस चीज से जुड़ा हुआ था ये? नहीं, प्रधानमंत्री संपदा योजना ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए था, ठीक है ना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए था किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है ना। आगे चलिए आपको बताना है, सीताध्यक्ष जो है
किसको कहते थे? सीताध्यक्ष। भूमिकर का विभाग का था, ठीक है ना, भूमिकर विभाग का अध्यक्ष था। और लक्ष्मण कौन था? टकसाल या कोषाध्यक्ष, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना, सिजदा और प्रवेश प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। और सिजदा और प्रवेश को खत्म कौन किया था? शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां खत्म करके कौन सा नया प्रथा चालू किया था? चहार तस्लीम प्रथा की चालू कर दी थी, ठीक है ना, चहार तस्लीम प्रथा, ठीक है ना। पिछले बार तो आपका क्वेश्चन भी था ये। बताइए तो उत्तरी कौन था? उत्तरी एक इतिहासकार था। आगे आपको बताना है क्या हुआ? हाँ, मोहम्मद गजनी के, ठीक है ना। हाँ, उत्तरी उसका दरबारी इतिहास, हाँ उत्तरी ही था, दरबारी। चलिए आगे आपको बताना है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदेय लिखी गई थी? कृष्णदेव राय। और इसका संबंध किस विभाग, किस विषय से था अमुक्त मालदेय का? तेलुगु में तो लिखा गया था। इसका विषय क्या था? विषय क्या था? बिल्कुल सही है, विदेश नीति और प्रशासन के बारे में, विदेश नीति और प्रशासन के बारे में था, तेलुगु में लिखा गया था, तेलुगु भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। ये संस्कृत में था और ये भी कृष्णदेव राय का ही लिखा हुआ था, ठीक है ना। जामवती कल्याणम बोलते हैं। आगे आपको बताना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, हाँ चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये क्लोरोप्लास्ट में कहां पे संपन्न होती है? ग्रेना में, ठीक है ना। इसी के लिए क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि ग्रेना जो है किसका पार्ट है? तो ये क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, कौन सा ऐसा एंटीबॉडीज है जिसमें, कौन सा ऐसा रुधिर प्लाज्मा है जिसमें वर्ग में, जिसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? एबी में, ठीक है ना, एबी में। चूंकि वो निगेटिव हो तो किसका हो? ना वो ए का हो सकता है, ना ही बी का हो सकता है, ठीक है ना। और नल में तो जानते ही, ओ में तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो एबी जो है वो उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, ट्रिपल वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है? ट्रिपल, बिल्कुल सही है, DPT, इसको याद ही रखिएगा। ट्रिपल वैक्सीन जो है टेट्रावेलेंट वैक्सीन इसको बोलते हैं। ये किसके लिए लगाया जाता है? तो DPT के लिए, D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर परट्यूसिस, T फॉर टिटनेस के लिए, ठीक है ना। अभी वर्तमान में बताइएगा तो कितना वेलेंट जो है सो वैक्सीन आ चुका है नए शोध के हिसाब से? अभी मतलब कितना, एक वैक्सीन से कितनी बीमारी का क्योर हो सकता है? ऐसा मैक्सिमम वैलेंसी वाला कौन सा कितना आ गया है? जैसे ये टेट्रा है, 3 का प्रोटेक्ट करता है, 3 को प्रोटेक्शन करता है, तो 5, बिल्कुल 5, ठीक है ना, 5। चलिए आगे आपको बताना है, अल्फा कण का द्रव्यमान जो है हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसका आवेश किसके बराबर होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान जो है ना हीलियम के एक अणु के बराबर हो जाता है, इसका आवेश कितना का बराबर होता है? 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, अल्फा कण का द्रव्यमान जो है एक हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, जबकि इसका आवेश कितना होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। आगे आपको बताना है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरा से। और परिभाषा की बात करें तो पहला से, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, किस तत्व का सार्वधिक समस्थानिक है? पोलोनियम का, ठीक है ना, पोलोनियम का। आगे आपको बताना है, हाइड्रोजन के जलने से आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, जल मिलेगा, ठीक है ना। बताइए तो विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। आगे आपको बताना है, पंचरात्र का संबंध जो है किस धर्म से है? पंचरात्र वैष्णव धर्म से, वैष्णव धर्म से है, ठीक है ना, वैष्णव धर्म से। पंचरात्र का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से है, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आपको बताना है, भारतीय नौसेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? अरे अपने बिहार की है, ठीक है ना। भारतीय शिवांगी सिंह भी है, ठीक है ना, भावना कंठ भी है और शिवांगी स्वरूप भी है, ठीक है ना। ये तीनों किसकी है? तो बिहार से ही है, ठीक है ना। और शिवांगी जोशी की जो बात कर रहे हैं, वो नौसेना में क्या थी? पहली फाइटर जेट उड़ाने वाली थी, ठीक है ना, नौसेना में। शिवांगी जोशी जो है ना, फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली जो है सो महिला थी। अपने बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंध है। भावना कंठ का संबंध कहां से है? दरभंगा जिला से है, ठीक है ना। थल सेना नहीं है, शिवांगी जोशी देख लीजिए, शिवांगी जोशी जो है सो नौसेना से है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना। और वन अधिनियम का पारित हुआ था 80 में, ठीक है, बिल्कुल सही है, 80 में। और वन्य जीव 72 में, ठीक है ना।
आगे आपको बताना है भारत में वन महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है? 1952 से हुआ था, ठीक है ना, 19 के एम मुंशी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट डालने वाली गैस कौन सी है? जल वाष्प, ठीक है ना। सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालने वाली है गैस वो कौन सी है? जल वाष्प है। चलिए आगे आपको बताना है भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। दक्षिणतम बिंदु का मुख्य बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। और अगर भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। और उत्तर बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल, और पूर्वी बिंदु की बात करें तो विभूति, और पश्चिमी की बात करें तो गौहर माता। गौहर माता किस क्षेत्र में पड़ता है? कच्छ के रण में पड़ जाता है, गुजरात में ही पड़ जाता है। आगे आपको बताना है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा है। अरब सागर में नर्मदा है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ठीक है ना, लेटेराइट मिट्टी, जो कि इसका ये क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान पे क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। बताइएगा तो भारत में मानसून जो निर्मित होती है वो कहां से होती है? किस? बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होता है, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, तब ना तमिलनाडु वाला होते हुए जाता है, ठीक है ना। लेकिन तमिलनाडु में पूर्ण रूप से बारिश बादल बन नहीं पाती है, तमिलनाडु में नहीं बरसती है, और वो जाकर के कहां टकराती है? उत्तर पश्चिम से जो ये, हाँ ठीक है, उत्तर पश्चिम से जो बनती है वो कहां टकराती, किससे है? मानसी राम में टकराती है, ठीक है ना। गारो खासी जयंतिया क्या हुआ? हाँ, अंडमान निकोबार में ही पहले जाती है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में ही जाती है। और भारतीय किस राज्य में उससे बारिश नहीं होती है? तो तमिलनाडु में होती है। और वही जब जाकर के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराती है तो सबसे ज्यादा वहां पे बारिश कर देती है, और फिर लौट करके जब आती है उस समय में बारिश कहां पे हो जाती है? तो तमिलनाडु में हो जाती है। इसी के लिए क्वेश्चन बनता है कि लौटती हुई मानसून से किस राज्य में, भारत के किस राज्य में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में। बताइएगा तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का भित्ति जो है मुख्यतः कहां पाई जाती है? ये कैसी रेखा पे पाई जाती है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है प्रवाल भित्ति, ठीक है ना, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बताइएगा तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा किए थे, ठीक है ना। और इसको जोड़ भी लिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन। कौन से प्रधानमंत्री के समय में? इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य बसाव तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? ध्यान से समझिए क्वेश्चन के टेक्निकल भाषा को। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य की बसाव तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 42 में, 43 में, 42 में किया गया, 42 में किया गया, ठीक है ना। 43 बता दीजिएगा किससे संबंधित है? कुटीर उद्योग। 44 समान नागरिक संहिता से, ठीक है ना। बताइए तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय का कैसा अधिकार है? न्यायिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, ठीक है ना। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायिक अधिकार है, और उच्च न्यायालय का भी न्यायिक अधिकार है। बताइए तो उच्च न्यायालय के द्वारा टोटल कितनी प्रकार की रीट जारी किया जाता है? उच्च के द्वारा 6 प्रकार के, उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, ठीक है ना। बताइएगा तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव का जो है प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं 1919 में, ठीक है ना। प्रत्यक्ष की बात है तो 1919 में, और महिलाओं को भी शामिल किया गया था 1919 में ही। और अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो 1892, ठीक है ना, जिस समय में 1919 वो तो चुनाव देखिए जब हाँ ठीक है वोट की थी, वो 1926 में पहली बार वोट की थी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद के तहत है? 78, ठीक है ना। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जो सूचना प्रदान करने का कर्तव्य संबंधी जो उल्लेख है वो आर्टिकल 78 में किया गया। आगे आपको बताना है कौन सा देश प्रायः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? दक्षिण कोरिया। कोरिया का कौन सा भाग? तो दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। आगे आपको बताना है
जल संसाधन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 10 अप्रैल को। और विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1905 में, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन जिस समय चलेगा उसी समय उसका अनुमोदन भी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए आगे आपको बताना है कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया था? ध्यान से समझिए, अरे सबको पता है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, बस बता दीजिएगा। कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव को कब पारित कर लिया था? 1947 में पारित कर लिया था, 14 जून 1947 में, 14 जून 1947 में, ठीक है ना। माउंटबेटन विकी बर्ड प्लान के तहत ही किया था। चलिए आगे, क्या हुआ? क्या हुआ? जेवीके प्लानिंग किए थे। देखिए 1900 हम बोल रहे हैं, हम क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए। संविधान सभा, सॉरी, कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत में विभाजन का प्रस्ताव को कब पारित किया था आपने? तो 14 जून 1947 को किया था, 14 जून 1947 को किया था, ठीक है ना। माउंटबेटन योजना वो विकी बर्ड प्लान का वो डेट है। आगे आपको बताना है मंगल पांडे ने भारत में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई थी? थोड़ा सा सोच करके बोलिए। 58 में नहीं, 57 में ही फांसी दे दिया गया था। और 10 मई की कहां से आप लोग बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत होती है। हम फांसी पूछ रहे हैं, फांसी, ठीक है ना, फांसी। चलिए क्या हुआ? 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल 1857 ही है, ठीक है ना। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था मंगल पांडे को। चलिए आगे आपको बताना है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? बहावी बिल्कुल सही है, पटना था। और बंगाल और संयुक्त प्रांत में भी यह चलाया गया था, ठीक है ना। बंगाल और संयुक्त प्रांत के साथ साथ बिहार में इसका मुख्य केंद्र था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है अहमदिया आंदोलन का मुख्य कार्य क्या था? बिल्कुल सही है, मुस्लिम धर्म में फैली कुरीतियों को साफ करने को चलाया गया था, ठीक है ना। अहमदिया आंदोलन जो चलाया गया था वो मुस्लिम धर्म में जो कुरीति चल रही थी उसको साफ करने के लिए वो चलाया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पुस्तक एरिया ऑफ डिकेंस के लेखक कौन है? सॉरी, डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस, कल भी करवाए थे। बीएस नायपाल है, ठीक है ना। एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी कृति है? बीएस नायपाल की कृति है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये तो आपको ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, मृक्ष कटिकम में मिलता है, ठीक है ना। मृक्ष कटिकम में बहुत सारा है, लेकिन मृक्ष कटिकम का लेखक कौन है? शुद्रक के द्वारा लिखा गया। आगे आपको बताना है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। कलिंग शासक जो थे खारवेल, ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। आगे आपको बताना है भीतरी स्तंभ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त से, पढ़ते भी है, ठीक है ना। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ। आगे आपको बताना दक्षिणी भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? किस वंश के शासक के द्वारा? पल्लव, ठीक है ना। दक्षिण भारत में कैलाश मंदिर, ठीक है ना, पल्लव शासक के द्वारा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क में कितनी समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक, ठीक है ना। और अगर किसी फोटो को देखते हैं वो 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड तक, ठीक है ना। जैसे किसी भी चीज को आप देखते हैं 1/16 सेकंड तक आपके मानव मस्तिष्क के रेटिना पे वो बना रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताना है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान से सोच के बताइएगा। बिल्कुल सही है, परितारिका या आइरिस, ठीक है ना। आरिका उसी को परितारिका बोलते हैं, ठीक है ना। आइरिस या परितारिका के द्वारा नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? वृक्क में, ठीक है ना। रक्त में अशुद्धि जितनी रहती है वो कहां छनती है? तो वृक्क में छनती है। और रक्त का जो है वो शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? किस अंग के द्वारा? वो तो छनना हुआ ना, फिल्टराइजेशन हुआ। हम प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन कौन करता है? यकृत को रखने का भूमिका, फेफड़ा, ठीक है ना। लंग्स, ऑक्सीजन को डाला जाता है, CO2 को निकाला जाता है। फेफड़ा इन्हें प्यूरिफिकेशन कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। और फिल्टराइजेशन कौन करता है? तो किडनी करता है, ठीक है ना, किडनी करता है। आगे आपको बताना है रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है?
55 से 60% होता है, ठीक है ना। बताइएगा तो रक्त के प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? सीरम। सीरम, ठीक है ना, सीरम पड़ जाता है। चलिए आगे आपको बताना है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? प्रकाश की किस प्रकाशिक घटना, ठीक है ना। इसमें तीनों घटना होती है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, ठीक है ना। तीनों घटना होती है, तीनों घटना को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे प्रकीर्णन नहीं, सॉरी प्रकीर्णन नहीं, TIR, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तीनों घटना होती है, आपको ऑप्शन में हमेशा 2 मिलता है, तो उसमें से जो 2 रहेगा उसको टिक करके निकल जाइएगा, यानी परावर्तन, अपवर्तन और टोटल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाएं होती है, ठीक है ना। बताइएगा तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सहसंजक बल, ठीक है ना, सहसंजक बल, ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। आगे आपको बताना है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है? अभिकारक, ठीक है ना। और जो बनता है उसका क्या नाम है? प्रतिफल, प्रतिफल, ठीक है ना। आगे आपको बताना रिजल्टेंट जिसको बोलते हैं। आगे आपको बताना है क्षारीय जल को, क्षार को जो है जल में घोलने पर किस चीज की मुक्ति होती है? क्षार को OH का, और वही हाइड्रोजन किसमें मिलता है? OH-, ठीक है ना। और H+ किसमें मिलता है? अम्ल में मिलता है। आगे आपको बताना नींबू रस का pH वैल्यू 2.2, ठीक है ना। आगे आपको बताना है बादल और वायुमंडल का, बादल जो है वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? किसके कारण तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण तैरता है, ठीक है ना। कभी कभी इसमें सायांता भी देता है, तो सायांता विस्कोसिटी भी याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे आपको बताना छाया में पनपने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? CO5, ठीक है ना, CO5, छाया में पनपने वाले CO5, ठीक है ना। आगे आपको बताना है निम्नहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किन 2 देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच में, ठीक है ना। बताइएगा तो जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे आपको बताना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में। आगे आपको बताना भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन सबसे प्रचलित माप क्या है? CPI है, ठीक है ना, CPI है, वही है थोक मूल्य इंडेक्स सूचकांक होता है। क्या होगा? क्या? ठीक है, CPI याद रखिएगा, ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस ही हो जाएगा। आगे आपको बताना है फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह मेहता के द्वारा, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। कांग्रेस का स्थापना होता है उसी वर्ष 1885। चलिए बिल्कुल सही, 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। कब की जाती है? 1885 में। आगे आपको बताना है मृत घाटी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, गर्मी के लिए, ठीक है ना। अभी पढ़े थे हाल ही में कुछ दिन पहले जो है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कहां पे बनाया था तापमान का? तो वही डेथ वैली बनाया था ना। कहां पे डेथ वैली पड़ता है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है गर्मी के लिए जाना जाता है। आगे आपको बताना है सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होती है? बिल्कुल, जब चंद्रमा बीच में आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जिस पे प्रकाश न पड़े ना उसका ग्रहण माना जाता है, जिस पे प्रकाश न पड़े उसका ग्रहण माना जाता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण के टाइम पे क्या हो जाता है? पृथ्वी पे प्रकाश नहीं पड़ता। किस पे प्रकाश नहीं पड़ता है? पृथ्वी पे। चंद्रमा बीच में आ जाती है ना, सूर्य है उसके बीच में चंद्रमा आ गई, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ रहा, तो चूंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो हम लोग पृथ्वी पर ग्रहण ना पा करके सूर्य ग्रहण ही कह देते हैं, ठीक है ना। बाकी जब फिर पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो किस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा? चांद पे प्रकाश नहीं, तो किसका ग्रहण कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है यूरेनियम के भंडार किस देश में सर्वाधिक है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ गलत है ये, ठीक है ना, बिल्कुल गलत ही होगा। एक बार सर्च करके देखिए तो सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है तो कजाकिस्तान में है, ठीक है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लिखता है इसमें। हालांकि व्हाइट जो यूरेनियम, ये येलो यूरेनियम जो लाया जाता है वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से ही लाया जाता है। तो एक बार भंडार में चेक कीजिए तो किस देश के पास संरक्षित रहता है सबसे ज्यादा। चलिए आगे आपको बताना है ओलिव रिडले कछुआ जो है किस स्थल रूप में कौन सा स्थान, ओलिव रिडले कछुआ के लिए जो है ना कौन सा स्थान प्रचलित है? भीतरकनिका अभयारण्य जो है, ठीक है ना, किस राज्य में? ओडिशा में, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पैसिफिक रिडले कछुआ भी इसका अन्य नाम है। आगे आपको बताना है
किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वन को, ठीक है ना। पृथ्वी का फेफड़ा जो है अमेजन वन को। पृथ्वी का किडनी बताइएगा किसको कहते हैं? हाँ बताइए किसको? आर्द्रभूमि को, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का किडनी किसको बोलते हैं? तो आर्द्रभूमि को बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो इसको अमेजन वर्षा वन को जो है ना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अकेला जो है ना 20% जो पूरा विश्व का जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% ये अकेला उत्पादन कर देता है, इसके लिए इसको अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है कौन सा परत ऐसा है, ठीक है। ओजोन परत का नुकसान जो है सबसे ज्यादा किससे पहुंचा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से हुआ है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? एजी ट्रांसले। एजी ट्रांसले पारिस्थितिकी तंत्र, एजी ट्रांसले, ठीक है ना। इकोसिस्टम, एजी ट्रांसले। आगे आपको बताना है बताइए तो कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें धातुई चमक के साथ साथ सुचालकता भी पाई जाती है? हम इसी के लिए ध्यान से बोले, फिर से एक बार बोलते हैं, ठीक है ना। धातुई चमक सबको याद है, आयोडीन। धातुई चमक जो है किस अधातु में? तो आयोडीन में। हम अभी बोल रहे हैं कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें धातुई चमक के साथ साथ सुचालकता भी है? ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट अल्प सुचालकता होता है ना, थोड़ा सा सुचालक होता है वो, ठीक है ना, और उसमें धातुई चमक भी होती है। चलिए आगे आपको बताना विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? किस लोहा का? नर्म लोहा का, ठीक है, नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। आगे आपको बताना है मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा में पूछा है, ठीक है। एस्ट्रोस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है ना। देखिए इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होती है वो एस्ट्रोजन होती है, ठीक है ना। स्तन वृद्धि के लिए प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जो है गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करने के लिए, जब लिवर पेन होता है उस टाइम में कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलती है। चलिए आगे आपको बताना है अमीबा का भोजन ग्रहण करने का कौन सी विधि है? तो कुकुटपाद के द्वारा, ठीक है ना। कहीं भी भोजन होती है वो अपने आकार चेंज करके उसको अपने शरीर के अंदर में ले लेता है, और इसमें जो बताइएगा ये उत्सर्जन कैसे करता है? किस विधि से करता है? विसरण विधि से करता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? सहकारी समिति भाग नौ का ख बता दीजिएगा किससे संबंधित है? नौ का ख नगर पालिका से भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है ना। बताइएगा संविधान का भाग 11 का संबंध किससे है? केंद्र राज्य के बीच का संबंध है। भाग 12 बता दीजिएगा वित्त संपत्ति संविधान और बाढ़ के बारे में है, ठीक है ना। भाग 13 ठीक है, बिल्कुल सही है। वाणिज्य व्यापार का भारत क्षेत्र के अंदर में, जो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर में व्यापार वाणिज्य की सुगमताएं जो है इसके बारे में चर्चा किसमें की गई? भाग 13 में। भाग 14 बता दीजिएगा यूपीएससी बीपीएससी, ठीक है ना। भारत और राज्यों के बीच जो है, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जितनी है, ठीक है ना, जितनी सर्विसेज है वो किसमें है? तो भाग 14 में उसका उल्लेख है। भाग 15 बता दीजिएगा निर्वाचन से। भाग 16 बता दीजिएगा भाग 16 से, ठीक है ना। नियोजन से कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध जो किया गया, कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध वो किसमें है? भाग 16 में। भाग 17 बता दीजिएगा राजभाषा से संबंधित है, ठीक है ना। भाग 18 बता दीजिएगा आपात उपबंध। भाग 19 कठिन। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 बताइएगा और, ठीक है, अस्थायी और संक्रमणकालीन नीतियां जो होती है, ठीक है ना, वो भाग 21 के अंतर्गत आ जाती है। भाग 22 बता दीजिएगा संक्षिप्त नाम, ठीक है ना, और प्रारंभ में हिंदी का प्राधिकरण, ठीक है ना। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में हिंदी का प्राधिकरण जो है ये भाग 22 में। ये संक्षिप्त नाम क्या होता है? संक्षिप्त नाम पीटीआई, पीएम, सीएम, डीएम, एसपी, ये सब क्या है? इसका मतलब क्या समझा जाएगा? तो ये सब जो लिखा हुआ है किसमें लिखा गया है? तो भाग 22 में लिखा गया। चलिए आगे आप देखते हैं, बताइएगा तो किस शासक ने शिल्पादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है ना। शिलादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है ना। आज एक क्वेश्चन लिखा, हर्षवर्धन जो है कन्नौज में जो सभा करवाया था वो किसके सम्मान में करवाया था? हेमसांग के संबंध में, ठीक है ना। हेमसांग जब आया था ना, जब हम ही लोग के यहाँ कोई बड़ा नेता आता तो हम लोग सम्मेलन करवाते हैं ना, उस समय वो यात्री था जो विदेश से आया था, तो हम लोग के लिए बड़ी बात था। वो विदेश के बारे में कहानी सुनाता था कि दूसरा दुनिया ऐसा है, तो उसके लिए हम लोग एक सभा करवाए थे जिसका नाम कन्नौज का सभा करवाए थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है
किस शासक के द्वारा शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये तो याद है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। बताइएगा तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? किस युगीन? कांस्य युगीन, ठीक है ना। बताइएगा तो तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा। नहीं, सरहिंदी के द्वारा, ठीक है ना, सरहिंदी के द्वारा, यहाँ बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, ठीक है ना। और कौन सा पुस्तक है? तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही किसके द्वारा? तो यहाँ बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे आपको बताना है किस वाइसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? किस वाइसराय का? वाइसराय जैसे ही कह रहे हैं तो लिनलिथगो, ठीक है ना, लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है एनाटॉमी जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एनाटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मोर्फोलॉजी आदमी का कैसा होगा, मोर्फोलॉजी के बारे में, मतलब उसका संरचना कैसा होगा, आंतरिक संरचना कैसा होगा, इसके बारे में जो पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम वगैरह के बारे में जो पढ़ते हैं ना, वो एनाटॉमी में पढ़ते हैं। आगे आपको बताना है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी किसमें शामिल किया जा सकता है? ठीक है ना। तो निजी प्रेषण, बाह्य ऋण और ब्याज की प्राप्ति पर और बाह्य अनुदान पर, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे आपको बताना है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में, जिसमें हाल ही में भारत का स्थान कितना रहा है? 127 ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ठीक है ना। 111 किसमें रहा था? हंगर में, ठीक है ना। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। बताइए तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिल्कुल सही है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये भी विश्व बैंक के द्वारा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है, ये भी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा ही। और अभी बताया था ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट किसके द्वारा? ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना। आगे आपको बताना है भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1882 में, 82 में। क्या हुआ? सॉरी, 1982 में, ठीक है ना। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में। आगे आपको बताना है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? स्थिरता रिपोर्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है हेलिना रक्षा उपकरण जो है यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है ना। हेलीकॉप्टर में नाक को लगा दिया, इसका नाम क्या रख दिया? हेलिना लगा दिया, ठीक है ना, भारत के द्वारा ही। आगे आपको बताना है, क्या वो बहुत ज्यादा हो गया क्या? चलिए आगे आपको बताना है किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं? सेंटोस को, ठीक है ना, कॉफी बंदरगाह सेंटोस। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां